सुपर रोबोट प्रिमिटिव जायंट गोरिल्ला अटैक। रमेश के पास एक सुपर रोबोट था। वो हर बार सुपर रोबोट से किसी ना किसी की गांव में मदद करता रहता। एक बार रमेश अपने सुपर रोबोट से कहता है, अरे रोबो, अब तो मैं इस शहर में उब गया हूँ। बस वही वही चोरों को पकड़ता हूँ। लाइफ में कुछ तो थ्रिल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, थ्रिल चाहिए। हाँ तो फिर चलो, हम ऐसी जगह चलते हैं जिसके हमें कोई खबर ना हो और वहां हमें कोई नहीं जानता हो। ऐसा कहकर रमेश अपने सुपर रोबोट के साथ शहर छोड़कर कहीं दूर जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो एक वीरान टापू पर पहुंचते हैं। वहां दूर दूर तक कोई भी लोग नहीं दिखाई देते। रमेश उस टापू पर अपना टेंट लगाता है और वही अपने सुपर रोबोट के साथ रहने लगता है। तब रमेश कहता है, देखो रोबो, कितना शांत है ना ये टापू। ना भीड़ भाड़ ना कोई शोर, बहुत ही सुकून है यहाँ। हाँ हाँ, सुकून है। रमेश वहां आराम कर रहा था कि तभी कुछ आदिवासी लोग वहां आते हैं। वो उन दोनों को देखकर डर जाते हैं और वो आदिवासी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। तब सुपर रोबोट उन आदिवासियों को मारने लगता है। तब आदिवासी का एक आदमी कहता है, अरे ये कौन है? ये इंसान तो नहीं दिख रहा। कहीं भगवान तो नहीं? वो ऐसा कह रहा था कि रमेश समझ जाता है ये आदिवासी लोग हैं। और तब वो अपने रोबोट से कहता है, रुक जाओ रोबो, ये तो मासूम लोग हैं, इन्हें मत मारो। रमेश की ये बात सुनकर रोबो भी उन्हें मारना छोड़ देता है। तब उन आदिवासियों को लगता है कि सच में ये कोई भगवान ही है और उनके सामने अपना सर झुकाकर सभी आदिवासी उसे प्रणाम करते हैं। तब एक आदिवासी फिर से कहता है, आप लोग कौन हो? क्या आप कोई भगवान हो? आपको हमारे राजा के पास चलना होगा। इस तरह रमेश और सुपर रोबोट उन आदिवासियों के पीछे पीछे जाते हैं जहां पर उन आदिवासियों का राजा रहता है। उन अनजान लोगों को देखकर वो राजा कहता है, अरे ये किसे पकड़ कर लाए हो? और ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल भी इंसानों के जैसा नहीं है। राजा सुपर रोबोट को देखकर ऐसी बातें करता है। तब रमेश कहता है, हम शहर से आए हैं और ये मेरा सुपर रोबोट है जो कि मुसीबत का सामना कर सकता है। क्या कहा? किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है? फिर तो आप हमारी मदद कर सकते हो। राजा ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वहां एक आदिवासी चिल्लाते हुए आता है, राजा जी, राजा जी, गोरिल्ला ने फिर से हमला कर दिया। हम सबको बचाइए राजा जी। तब राजा सबको गुफा में जाने के लिए कहता है क्योंकि गोरिल्ला गुफा के अंदर नहीं आ सकता था। सारे आदिवासी राजा की बात सुनकर गुफा में चले जाते हैं। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब राजा रमेश को बताता है, जान बचानी है तो गुफा में चलो। इस जंगल में आए दिन ये होता ही रहता है। अपने सुपर रोबोट को लेकर जल्दी से गुफा में जाओ। राजा रमेश को ऐसे बोलते हुए गुफा में ले जाता है कि तभी गोरिल्ला के जोर जोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रमेश समझ जाता है कि आदिवासियों पर गोरिल्ला ने हमला किया है। गोरिल्ला चिल्लाते हुए आगे आते रहता है और रमेश वही सुपर रोबोट के साथ खड़ा रहता है। तब वो कहता है, रोबो, ये है रोमांचक काम। तुम्हें अब इस गोरिल्ला को हराना है। गोरिल्ला को हराना है। गोरिल्ला को हराना है। तभी एक ऊंची छलांग लगाकर गोरिल्ला सुपर रोबोट के सामने खड़ा होता है। एक नए से चीज को देखकर गोरिल्ला रुक जाता है। तब सुपर रोबोट गोरिल्ला पर हमला कर देता है। ये देखकर गोरिल्ला भी गुस्से से चिल्लाता है और रोबोट पर हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। देखते ही देखते गोरिल्ला सुपर रोबोट के वार से कमजोर होने लगता है और आखिरकार सुपर रोबोट अपने वार से गोरिल्ला को मार गिराता है। तब सारे आदिवासी गुफा से बाहर आते हैं। उनका राजा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। सालों से ये गोरिल्ला हम पर ऐसे ही हमला करता था, पर हम इसका कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें गोरिल्ला से छुटकारा मिल गया। इस तरह राजा उन दोनों की अच्छे से मेहमान नवाजी करता है। रमेश का वहां से मन भर जाता है और शहर में भी उनकी जरूरत आन पड़ती है। तब रमेश कहता है, चलो रोबो, बहुत हो गया इस टापू पर आराम। अब हमें शहर जाना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों वापस शहर की ओर निकलते हैं। अंडरग्राउंड मिलिट्री रोबोट रेस्टोरेशन।
कुमारन नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर हाथ में बक्सा लिए भाग रहा था और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। तभी एक सुनसान जगह पर पहुंचकर कुमारन सोचता है, अगर इन गुंडों के हाथ ये मिलिट्री रोबोट लग गया तो ये देश को तबाह कर देंगे। मुझे कैसे भी करके इस मिलिट्री रोबोट को छुपा कर रखना होगा। दरअसल कुमारन ने एक ऐसा मिलिट्री रोबोट बनाया था जिसके इस्तेमाल से देश की सुरक्षा और भी अच्छे से हो सके और हमें हमारे देश पर होने वाले हमले की जानकारी पहले से ही मिले। पर जब ये बात आतंकवादियों को पता चलती है तब वो कुमारन के पीछे पड़ जाते हैं। कुमारन की जान खतरे में थी और मिलिट्री रोबोट भी। तब कुमारन एक बंकर में छुप जाता है और वहां जल्दी जल्दी से एक गड्ढा बनाकर वहीं पर मिलिट्री रोबोट का बक्सा छुपा देता है। अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा सोचते हुए कुमारन बंकर से बाहर आता है, लेकिन गुंडों को चकमा देते हुए वहां से भागने की कोशिश करते वक्त कुमारन को गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हुए मिलिट्री रोबोट का पता पूछते हैं। पर कुमारन उन्हें कुछ नहीं बताता और जब ये बात गुंडों के मुखिया सांबा को पता चलती है तब वो उन्हें पकड़कर अड्डे पर लाने के लिए कहता है। वहां जाते ही सांबा कहता है, मिलिट्री रोबोट को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं मिलिट्री रोबोट का पता तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना लो। सांबा कुमारन को बहुत मारता है पर कुमारन अपना मुंह नहीं खोलता। सांबा उसे वहीं पर कैद करके रखता है। उधर कुमारन और मिलिट्री रोबोट के गायब होने पर मिलिट्री उसे गद्दार घोषित करते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। कुमारन का बेटा निखिल बड़ा हो जाता है। एक दिन निखिल अपनी माँ से पूछता है, माँ, सब मुझे गद्दार का बेटा क्यों बुलाते हैं? पापा ने ऐसा क्या किया था माँ? बेटा, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर हाँ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पापा गद्दार नहीं थे। वो देश के लिए जान भी देने के लिए पीछे नहीं थे। लेकिन पापा कहाँ है माँ? लोग कहते हैं कि उन्होंने देश से गद्दारी की। उन्होंने मिलिट्री रोबोट आतंकवादी को बेच दिया और दूसरे देश चले गए। वो गद्दार तो बिल्कुल भी नहीं थे। पापा होते तो ये कलंक जरूर मिटाते, चाहे दुनिया वाले उन्हें कुछ भी कहे। माँ की बातें सुनकर निखिल सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता है। माँ से वो पिछली सारी बातें जानने की कोशिश करता है। वो भी एक इंजीनियर होता है। वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे अंडरग्राउंड की चीजों का पता चल सके। ऐसे ही एक दिन निखिल वो डिवाइस लेकर जंगल में जाता है। वो उसी बंकर के पास जाता है तब उसके डिवाइस के लाइट्स चमकने लगते हैं। तब निखिल कहता है, अरे इस बंकर के अंडरग्राउंड में कुछ तो है, इसलिए मुझे सिग्नल मिल रहे हैं। निखिल ऐसा सोचते हुए बंकर में जाता है और वहां अंडरग्राउंड में खुदाई शुरू करता है। तब उसे एक बक्सा वहां दिखाई देता है। उस बक्से को वो बाहर निकालता है और जब उसे खोलता है तो वो चकित होकर रह जाता है। अरे ये तो एक मिलिट्री रोबोट है, लेकिन ये यहाँ कैसे? निखिल उस मिलिट्री रोबोट के साथ घर आता है और बॉक्स से मिलिट्री रोबोट को निकालकर उसे एक्टिवेट करता है। उस मिलिट्री रोबोट को देखकर निखिल की माँ कहती है, निखिल, तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? यही तो है वो मिलिट्री रोबोट जिसे पापा ने बनाया था। ये बात सुनकर निखिल बहुत खुश होता है और वो जल्दी से उस रोबोट का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन कुछ गुंडे उनके घर आते हैं और वो गन से डायरेक्ट फायरिंग करने लगते हैं। निखिल अपनी माँ को लेकर छुप जाता है। तब मिलिट्री रोबोट ही उन गुंडों का सामना करने लगता है। वो उनकी बंदूकें मैग्नेट से खींचकर उन्हें ही मारने लगता है। तब वो एक गुंडे को पकड़ भी लेता है। निखिल उस गुंडे को लेकर पुलिस के पास जाता है। तब वो गुंडा वहां पर कहता है, कुमारन जिंदा है सर, सांबा ने ही उसे कैद करके रखा है। पता नहीं कैसे उसे मिलिट्री रोबोट के एक्टिवेट होने की बात पता चली, इसलिए उसने हमें यहाँ उस मिलिट्री रोबोट को लाने भेज दिया। उसका ऐसे बोलते ही सबको पता चल जाता है कि कुमारन जिंदा है और उसी के साथ वो गद्दार भी नहीं। तब निखिल अपने पापा को ढूंढने की ठान लेता है और मिलिट्री रोबोट के साथ सांबा के ठिकाने पहुंचता है। वहां पर मिलिट्री रोबोट उन गुंडों को मार मार कर भगा देता है। तब सांबा कहता है, देख कुमारन, तुम्हारा बेटा खुद मिलिट्री रोबोट को लेकर यहाँ आया है। अब तुम अपने बेटे को कैसे बचाओगे? ऐसा कहते हुए सांबा कुमारन को गोली से मारने ही वाला होता है कि तभी मिलिट्री रोबोट सामने आता है और वो उस वार को रोक लेता है। उसके सारे आदमियों को पहले ही मिलिट्री रोबोट ने मार दिया था। मिलिट्री रोबोट सांबा को पकड़कर खूब मारता है। तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है और सांबा को पकड़कर ले जाती है।
मिलिट्री रोबोट उसके सारे अड्डे को तहस नहस कर देता है। निखिल अपने पापा को सालों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। तब कुमारन कहता है, बेटा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। पापा, आखिर ये सब आपके ही बनाए हुए मिलिट्री रोबोट के कारण हुआ है। इस तरह कुमारन के ऊपर लगा हुआ देश के गद्दार का दाग मिट जाता है और निखिल भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। मिनी ट्रेन स्पोर्ट्स कार स्टंट। सूरज और राहुल नाम के दो दोस्त थे। सूरज के पापा गणपत अमीर थे। उनका बहुत बड़ा हीरो का कारोबार था। उन्हीं के पास राहुल के पिताजी सुधाकर काम करते थे। एक बार गणपत हीरो की डिलीवरी करने सुधाकर को बताता है, सुनो सुधाकर, आज के आज ये हीरे इस जगह पर पहुंच जाने चाहिए। मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ही ये हीरे की डिलीवरी का काम करो। सुधाकर हीरे की डिलीवरी करने गणपत के ही कार से जाते रहता है कि तभी रास्ते में कुछ चोर उसके सामने आ जाते हैं। चोरों को देखते ही सुधाकर हीरो के बैग को कसकर पकड़ लेता है। चोर ड्राइवर को मार के भगा देता है। उनमें से एक चोर कहता है, अबे ओ बूढ़े, चल बाहर निकल और चुपचाप बैग मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं ये बैग नहीं दूंगा। तब चोर सुधाकर को कार से बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं और बैग छीनकर भाग जाते हैं। सुधाकर गणपत के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। तब गणपत को सुधाकर पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है, आखिर चोरों को कैसे पता कि बैग में हीरे है? मुझे तुमने ही धोखा दिया है सुधाकर। तुम भी बाकी के लोगों के जैसे गद्दार निकले। आज तक के तुम्हारे काम को देखते हुए मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। सुधाकर गणपत को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गणपत उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गणपत सुधाकर को काम से निकाल देता है। इस बात का असर राहुल और सूरज की दोस्ती पर भी होता है। सूरज राहुल से इस बात पर झगड़ा करता है। तुम्हारे पापा ने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम लोगों को पैसे की जरूरत थी तो मांग लेते, पर तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तुमने तो चोरी ही की। तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। ये बात सुनकर राहुल कहता है, सूरज, मेरे पापा कभी गलत काम नहीं करते। कम से कम अपने दोस्त पर तो विश्वास रखो। तुम तो मुझे अच्छे से ही जानते हो ना। अरे कैसा दोस्त, कौन सा दोस्त? मुझे तुम जैसे लड़के के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी। इस तरह सूरज राहुल से दोस्ती तोड़ लेता है। उधर सुधाकर के पास अब कोई नौकरी नहीं रहती है। सुधाकर और राहुल दोनों भी गांव जाकर खेतों के काम करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल को गणपत का फोन आता है। बेटा राहुल, तुम्हारा दोस्त सूरज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। तुम्हारे जाने के बाद से उसे ये सब बुरी आदतें लग चुकी है। वो तो कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया बेटा। बस अब तुम ही हो जो अपने दोस्त को सुधार सकते हो। अंकल, आप चिंता ना करें। मैं अपने दोस्त को सारी बुरी आदतों से दूर कर दूंगा और फिर एक अच्छा लड़का बनाऊंगा उसे। इस तरह राहुल फौरन अपने दोस्त से मिलने शहर जाता है। राहुल सूरज का पता ढूंढ निकालता है। वो उस जगह पर जाकर देखता है तो कुछ लड़के मिनी ट्रेन पर स्पोर्ट्स कार से स्टंट करते रहते हैं। सूरज भी उन्हीं के साथ रहता है। राहुल अपने दोस्त के पास जाकर कहता है, सूरज, ये क्या कर रहे हो यार? और अपनी ये क्या हालत बना ली तुमने? राहुल को देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है। वो सारे दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, कौन आया है? ये है चोर का बेटा जो हीरे चुरा कर गांव से भाग गया। इस तरह सारे दोस्त उसे चोर चोर कह के बोलने लगते हैं, पर राहुल इस बात को मन पर नहीं लगाता और सूरज से कहता है, तुम मुझे चोर कहो या फिर कुछ भी, पर आज मैं अपने दोस्त को यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। वहां तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक ही शर्त पर मानूंगा। अगर तुम भी इस मिनी ट्रेन पर स्पोर्ट्स कार से स्टंट करके दिखाओगे तो। सूरज को पता था कि राहुल को कार चलाते वक्त बहुत डर लगता था। बस इसी बात का वो फायदा उठाकर उस स्पोर्ट्स कार से मिनी ट्रेन के ऊपर चलाने के लिए कह देता है। राहुल भी अपने दोस्त को हासिल करने के लिए उसकी बात मान लेता है। सूरज वहां पर रखी एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर चलाने लगता है। ये देखकर सूरज तो चौंक ही जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? राहुल तो बहुत डरता था कार चलाने के लिए, लेकिन अब देखो ये तो सीधा स्टंट कर रहा है। राहुल अपने दोस्त को पाने के लिए बहुत ही डरते हुए मिनी ट्रेन के ऊपर स्पोर्ट्स कार के स्टंट्स करता है, पर उस वजह से उसे चक्कर भी आने लगते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता और सारे स्टंट्स करके अपने दोस्त के पास वापस आता है और कहता है, दोस्त,
अब तो मुझ पर विश्वास करो। चलो इस दुनिया से बाहर निकलो, चलो मेरे साथ। सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज तुमने मुझे हासिल करने के लिए इतना बड़ा खतरा भी मोड़ लिया। सच में मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। राहुल अपने दोस्त को माफ कर देता है और फिर से एक बार वो दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त बन जाते हैं। 3 मैजिकल ट्रक रिस्टोरेशन। गांव में अकाल गिरने के कारण सारे किसान बहुत ही परेशान थे। ऐसे में एक दिन कुछ सरकारी लोग कलेक्टर के साथ उस गांव में आते हैं। सारे गांव वालों के सामने कलेक्टर अपना प्रस्ताव रखते हुए कहते हैं, सुनो गांव वालों, तुम सबकी इसी में भलाई है कि तुम सब ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाओ और वहीं प्रस्थापित हो जाओ। वहां सरकार आपके लिए नए घर बनाकर देंगे। गांव वालों में सुंदर, बबन और नितिन नाम के 3 दोस्त भी खड़े थे। उनमें से सुंदर नाम का लड़का कहता है, अरे कलेक्टर साहब, गांव छोड़कर जाने के बजाय आप गांव तक नहर की योजना क्यों नहीं लाते और दूसरे गांव जाकर सरकार घर देंगे, लेकिन कमाई के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे गांव जाकर वही हाल होने वाला है कलेक्टर जी, जो यहाँ हो रहा है। फिर हम अपने घर और खेत छोड़कर कहीं और क्यों बस जाए? गांव वालों को घर का लालच देकर गांव खेत छोड़ने के लिए कह रहे हो आप, ताकि बाद में यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा सको। हमें आपके सारे मंसूबे पता है कलेक्टर साहब। जाइए यहाँ से, हम सब मर जाएंगे पर यह गांव नहीं छोड़ेंगे। उन तीनों दोस्तों के साथ साथ गांव वाले भी गांव छोड़कर जाने से मना करते हैं। कुछ दिन बाद गांव वालों की परिस्थिति और भी खराब हो जाती है। अनाज खत्म होने वाला था। सब इसी वजह से परेशानी में थे, लेकिन ये 3 दोस्त परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। बचाओ बचाओ। दरअसल एक लिलीपुट के पीछे एक कुत्ता भाग रहा था। वो उससे ही बचने के लिए चिल्ला रहा था। लिलीपुट चिल्लाते चिल्लाते उन तीनों दोस्तों के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। तब वो तीनों दोस्त उस लिलीपुट को उस कुत्ते से बचा लेते हैं और कुत्ते को वहां से भगा देते हैं। तब लिलीपुट कहता है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उस कुत्ते से बचा लिया। लिलीपुट के कहने के बाद उन तीनों को परेशान देखकर वो लिलीपुट कहता है, अरे आप लिलीपुट को देखकर भी चकित नहीं हुए, लगता है आप कोई बड़ी परेशानी में हैं। तब सुंदर लिलीपुट को गांव के परेशानी के बारे में बताता है। सारी बातें सुनकर लिलीपुट कहता है, बस पानी की समस्या है ना, मेरे पास इसका हल है। आप लोग एक काम करो, जंगल के तालाब को खोदो, देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लिलीपुट ऐसा कहकर वहां से अपनी दुनिया में चला जाता है। तभी बबन कहता है, अरे दोस्तों, सुना है कि लिलीपुट जो कहते हैं वो सच हो जाता है। चलो हम जंगल जाकर तालाब को खोदते हैं। हो सकता है सच में उस तालाब को खोदने से हमारी परेशानियां दूर हो जाए। बबन की बातों से दोनों राजी होते हैं और वो तीनों खोदने के औजार लेकर जंगल के तालाब के पास जाते हैं। सारा तालाब सूखा पड़ा था। वो तीनों उस तालाब में अलग अलग दिशा में खुदाई का काम शुरू करते हैं, लेकिन एक बार तीनों को एक साथ खोदते हुए किसी धातु पर आवाज आने लगती है। तभी बबन कहता है, अरे क्या तुम दोनों ने सुना? लगता है किसी धातु की आवाज आ रही है अंदर से। हाँ रे, मुझे भी सुनाई दी। चलो ठीक से खोदते हैं। ऐसा कहकर तीनों भी अपनी अपनी जगह को अच्छे से खोदने लगते हैं। देखते ही देखते तीनों को अलग अलग जगह पर 3 ट्रक मिलते हैं। तीनों को खराब और जंग चढ़ा हुआ ट्रक दिखाई देता है। जैसे ही वो तीनों ट्रक को तालाब से बाहर लाते हैं, तब तालाब पानी से लबालब भर जाता है। अपनी आंखों के सामने तालाब को भरते हुए देख वो तीनों चकित हो जाते हैं। तभी अचानक तालाब से आवाज आती है, बच्चों, तुम ट्रक का रिस्टोरेशन करो। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी अकाल नहीं आएगा। फिर क्या? तालाब से आवाज की बातें सुनकर सुंदर, नितिन, बबन उन तीनों ट्रक का रिस्टोरेशन शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रक का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है, वो तीनों ट्रक जादुई ट्रक में बदल जाते हैं। एक ट्रक से पैसे, दूसरे से सोना और तीसरे से हीरे निकलने लगते हैं। यह देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी बबन कहता है, अरे वाह, ये तो मैजिकल ट्रक है। अब हम अपने गांव में तो गंगा बहा सकते हैं। हमें अब किसी कलेक्टर या सरकार की कोई जरूरत नहीं। वाह, भगवान लिलीपुट के रूप में आकर हमें रास्ता दिखा दिए। इस तरह वो तीनों भी बहुत खुश होकर गांव में जाते हैं। गांव में वो हर किसी को पैसे देने लगते हैं। सोना बेचकर आए हुए पैसों से वो गांव तक नहर का काम भी करवाते हैं।
हर खेत में वो कुआं खोदते हैं ताकि बारिश आए या ना आए किसी भी किसान का खेत का काम ना रुक सके। इस तरह से 3 मैजिकल ट्रक की वजह से गांव की पानी की समस्या दूर हो जाती है और सारे गांव वाले सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैजिकल स्पीड ब्रेकर सुपर कार। मोहन एक पुलिस वाला था। उसकी ड्यूटी हाईवे के पुलिस चौकी पर लगी हुई थी। तभी फोन बजता है। वो फोन कमिश्नर का रहता है। हेलो मोहन, सूत्रों के अनुसार एक गैंग चोरी करके सुपर कार से हाईवे से होते हुए जा रही है। तुम हाईवे पर किसी भी कार को बिना तलाशी के आगे मत जाने देना। जी सर, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम अच्छे से निभाऊंगा। मोहन तुरंत हाईवे पर पुलिस के बैरियर लगाता है। आते जाते हर एक कार को रोक कर वो तलाशी करने लगता है। तभी वहां एक सुपर कार आती है। कार में वही चोर कालू और बालू रहते हैं। तब कालू कहता है, अरे यार पुलिस, अब तो पकड़े गए ही समझो। अबे तू डर मत बे, मोहन इंस्पेक्टर को उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने कई बार उसे उल्लू बनाकर अपने आप को बचाया है। अब देख मेरा कमाल, तुम बस बीमार होने का नाटक करो। इस तरह सुपर कार को आते देख मोहन कहता है, चलो चलो रोको, बाजू में रोको। सुपर कार रुक जाती है। तभी बालू कहता है, सर मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है सर, हमें जल्दी से जाने दीजिए, अस्पताल जाना है। बालू की ये बात सुनकर कालू उधर नाटक करने लगता है। बहुत तेज दर्द हो रहा है रे बालू, अरे जल्दी जाने दो। इस तरह बोलकर वो नाटक करने लगता है। मोहन को उन पर दया आती है और वो सुपर कार को बिना चेक करे छोड़ देता है। थोड़ी ही दूरी पर आते ही कालू और बालू हंसने लगते हैं। उधर पुलिस चौकी पर कमिश्नर आते हैं। तब मोहन कहता है, जय हिंद सर, आप क्यों यहाँ आए सर? मैं हूं ना। स्टूपिड, अपना फोन देखा करो। मैंने सुपर कार का फोटो भेजा था पर तुमने फोन देखा ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। कहीं तुमने उस सुपर कार को छोड़ तो नहीं दिया? मोहन फौरन अपना फोन देख लेता है। जैसे ही वो सुपर कार देखता है, वो अपना सर पकड़ लेता है। कमिश्नर सर को वो सारी बात बताता है। तब कमिश्नर मोहन पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी ड्यूटी ट्रैफिक सिग्नल पर करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर काम करते करते मोहन बहुत थक जाता है। घर जाते वक्त वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। काश अभी वो मुझे सुपर कार मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया। इस तरह मोहन मन ही मन में सोच रहा था कि तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं और वो कहते हैं, क्या हुआ बच्चे, अपनी ड्यूटी से परेशान हो? मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद कर सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर मोहन चौंक जाता है और कहता है, लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला? आप तो एक अंतर्यामी हो। सच में बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगा बच्चा, बस मुझे आगे के गांव तक पहुंचा दो। मोहन बाबा को अपनी बाइक पर बिठाकर आगे के गांव तक पहुंचा देता है। तब बाबा मोहन को एक जादुई स्पीड ब्रेकर का खिलौना देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटा, ये एक जादुई स्पीड ब्रेकर है। इससे तुम उस सुपर कार और चोरों को पकड़ सकते हो। जल्द ही तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। मोहन साधु बाबा ने दिए हुए जादुई ब्रेकर को नीचे रखता है। तब रास्ते से जादुई स्पीड ब्रेकर बन जाता है और जैसे ही मोहन उस खिलौने को उठा लेता है, वो जादुई स्पीड ब्रेकर छोटा होकर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर मोहन सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज दी है बाबा ने। इस तरह से मोहन उन चोरों का इंतजार करते ही रहता है। ऐसे में एक दिन मोहन ड्यूटी पर ना जाते उस सुपर कार को ढूंढने में लग जाता है। वो हाईवे पर उस कार का इंतजार करता रहता है। आज तो मुझे पक्का विश्वास है वो चोर कहीं ना कहीं चोरी करके इसी रास्ते से जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मोहन का विश्वास सच हो जाता है। उस दिन कालू और बालू ने एक सोने की दुकान में चोरी की थी और वो दोनों चोरी का सामान लेकर हाईवे से ही शहर जा रहे थे। मोहन सुपर कार को आते हुए देख लेता है और जादू स्पीड ब्रेकर रास्ते पे रख देता है। तब वहां जादू से एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाता है। सुपर कार तो तेजी से आती रहती है। वो उस स्पीड ब्रेकर से टकराकर टूट जाती है। कालू और बालू अंदर ही फंसे रहते हैं। तब मोहन वहां जाकर उन दोनों को पकड़ लेता है। मुझे उल्लू बनाकर चोरी करके बचते रहे, अभी करो बीमार होने का नाटक। इस तरह मोहन पुलिस को बुलाकर उन दोनों को जेल में डाल देता है। सुपर कार से चोरी किया हुआ सारा माल वो जब्त कर लेते हैं। मोहन पर कमिश्नर बहुत खुश हो जाता है और उसे फिर से उसकी ड्यूटी वापस दी जाती है। अब मोहन उसी जादुई स्पीड ब्रेकर की मदद से भागते हुए चोरों को पकड़ने लगता है।
कुछ ही दिनों में उसके कारनामे की वजह से उसका प्रमोशन भी हो जाता है। जायंट होल जेसीबी ट्रक रेस्क्यू। एक गांव में किशोरीलाल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उसके पास जेसीबी ट्रक थे। वो उनकी मदद से पहाड़ की खुदाई का काम करता था। उसके यहाँ कुछ लोग काम भी करते थे, पर वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता। काम ज्यादा करवा कर कम मजदूरी देना और उन्हें सताना, यही उस किशोरीलाल का काम बन चुका था। एक बार उसके पास काम करने वाला विजय किशोरीलाल से कहता है, मालिक, दिन ब दिन काम बहुत बढ़ रहा है। दिन रात मेहनत करने पर भी वही तनख्वाह मिल रही है। आप कृपया हमारी तनख्वाह बढ़ाकर दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे तनख्वाह बढ़ा दूं? वैसे भी ऐसी क्या मेहनत का काम करते हो तुम? बस इस जेसीबी ट्रक से खुदाई का तो काम होता है। तुम अपने हाथों से थोड़ी ना खुदाई का काम करते हो। बड़े आए तनख्वाह बढ़ा दीजिए बोलने वाला। चल निकल यहाँ से। लेकिन मालिक, अब इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं होता। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। अबे तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? और ये सब मुझे मत बता। चल जा वापस काम पर, और अगर काम नहीं करना तो घर चले जाओ। मेरे पास मजदूरों की कोई कमी नहीं है। विजय और बाकी के मजदूर किशोरीलाल से बहुत मिन्नतें करते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन किशोरीलाल उनकी एक भी नहीं सुनता। तब विजय को किशोरीलाल पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ये कंजूस मक्खी चूस किशोरीलाल को तो सबक सिखाना ही होगा। उसे हमारी मेहनत नहीं दिखाई देती ना। ठीक है, अब इससे ही मेहनत करवाने लगता हूं मैं। ऐसा कहकर विजय एक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से वो एक सोने का पत्थर खुदाई की जगह पर छुपा कर रख देता है। वहीं पर विजय जेसीबी ट्रक से खुदाई का काम भी शुरू करता है। किशोरीलाल भी वही रहता है। तब विजय किशोरीलाल के पास काम रोक कर जाता है। ये देखकर किशोरीलाल उसे कहता है, अरे विजय, तुमने काम बीच में ही क्यों रोक दिया? मालिक जरा इधर आइए, आप देखिए तो सही। किशोरीलाल विजय के साथ खुदाई की जगह पर जाता है और उन्हें वो सोने का पत्थर दिखाते हुए कहता है, मालिक, ये देखो सोने का पत्थर। लगता है यहाँ सोने की खान है। मालिक, अगर ये सोना आपको मिल जाए तो आप तो बहुत ही अमीर बन जाएंगे। किशोरीलाल उस सोने के पत्थर को उठाकर देखता है। वो भी एक सोने के जैसे ही चमक रहा था। उसे देखकर किशोरीलाल लालच में आता है और विजय की बातों पर वो विश्वास रखता है और कहता है, अरे विजय, सच में ये तो सोने की जैसे ही चमक रहा है, लेकिन फिर भी ये असली सोना है या नहीं, ये तो हमें देखना होगा ना। हाँ मालिक, मैं अभी एक सोनार को यहाँ इसकी जांच करने के लिए बुलाता हूँ, लेकिन तब तक ये बात आप किसी को भी मत बताना। विजय ऐसा कहकर एक सुनार को उस जगह पर बुलाता है। दरअसल वो सुनार भी विजय का ही दोस्त रहता है। विजय पहले से ही उसे क्या करना है वो समझा देता है। विजय का दोस्त सुनार उस सोने के पत्थर को अच्छे से देखता है और कहता है, अरे वाह, इसे कहते हैं 100% खरा सोना। आज से पहले ऐसा सोना तो मैंने देखा ही नहीं था। एकदम 100% खरा सोना है ये। सुनार की यह बात सुनकर किशोरीलाल बहुत खुश हो जाता है। उस दिन वो सबको काम से जल्दी घर वापस भेज देता है और खुद उस जगह की जेसीबी ट्रक से खुदाई करने लगता है। लेकिन उसे जेसीबी ट्रक अच्छे से संभालने नहीं आ रहा था। अब खुदाई से उस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा भी बन चुका था, पर उसे वहां कोई भी सोना नहीं मिलता। तब वो सोचता है, अरे ये जेसीबी ट्रक चलाना कितना मुश्किल है। एक तो अभी तक कोई सोना भी नहीं मिला। चलो फिर से एक बार दूसरी जगह खुदाई करके देखता हूँ। ऐसा कहकर किशोरीलाल पहले से बने गड्ढे के बाजू में ही दूसरा गड्ढा खोदने लगता है, पर वहां उसका जेसीबी ट्रक से बैलेंस चला जाता है और वो जेसीबी ट्रक के साथ उस गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ बड़े गड्ढे में गिर गया हूँ। अरे बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब विजय देखता ही रहता है। किशोरीलाल का मजा लेने के लिए वो वहां थोड़ी देर से जाता है। किशोरीलाल को गड्ढे में गिरा देख विजय कहता है, क्यों मालिक, आप कैसा लग रहा है? हमारा काम तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं लगती। क्यों? अरे विजय, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती समझ में आई, बस मुझे यहाँ से निकालो। ये सुनकर विजय फिर जल्दी से दूसरा जेसीबी ट्रक लेकर आता है और किशोरीलाल को उस जेसीबी ट्रक के साथ बड़े से गड्ढे से बाहर निकाल लेता है।
किशोरीलाल सब मजदूरों से माफी मांगता है और उनकी मजदूरी भी बढ़ाता है और उस दिन के बाद सबके साथ अच्छे से बर्ताव भी करने लगता है।